हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए आप लोग। फिर से आप दिख रहा है? यस मैम देख रहा है। जी मैम। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि a capacitor is charged to a voltage of 400 volt and has a resistance of 20 ohm. Calculate the final value of the discharge current. तो इसमें आंसर दिया हुआ था डी 20 एम्पियर। ठीक है, तो डिस्चार्ज करंट भी मेरे हिसाब से डी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। अब बी कोई होगा बच्चा ही और मैम, बी डिस्कस होगा ही। कर, डिस्चार्ज होगा तो क्योंकि कोई मैम बच्चा उसमें बहेगा ही नहीं तो जीरो ही होगा। डिस्चार्जिंग में भी अभी कौन बच्चा आ रहा है एनरोल करने के लिए? डिस्चार्जिंग में भी हमारा ये नेचर आ रहा था करंट का। इक्वेशन हमारे पास था I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये इक्वेशन था हमारे पास। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन I इज इक्वल टू आई नॉट एंड व्हेन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो फाइनल वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज करंट। तो फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है, जब टाइम जो है जिस समय कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस समय इसका करंट मेरे अकॉर्डिंग बी नंबर सही होना चाहिए। डी नंबर इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। अब किसी बच्चे को अगर डी ही सही लग रहा हो तो वो अपने बात को जस्टिफाई करके यहाँ डिस्कस करे पहले। क्वेश्चन का जो हिंदी में वर्जन है वो ये है कि एक कैपेसिटर को इसमें हमें डिस्चार्जिंग करंट निकालनी है कि द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज करंट, डिस्चार्ज करंट की जो अंतिम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये निकालना है। आपका ऑप्शन आपके सामने है। डी, अगर डी किसी को सही लग रहा है तो उसको जस्टिफाई करे, बताए जल्दी फटाक से बताइए। किसी को डी सही लगता हो तो जल्दी से उसको डिस्कस करिए। हमारे पहले ही काट देते। मैम सही है, जीरो ही आगे बढ़ाइए। इसमें आंसर में तो रेजिस्टर के क्रॉस में करंट निकाला है, लेकिन पूछ तो रहा है कैपेसिटर चार्ज होने के बाद फाइनल डिस्चार्जिंग करंट तो जीरो ही होना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन और जो आंसर दिया है ये मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है, ये नहीं सही होना चाहिए। इन अ डिस्चार्जिंग सर्किट द फाइनल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो फॉर कैपेसिटर फॉर अ रजिस्टर। फाइनल वोल्टेज इज 400 वोल्ट। सो फाइनल करंट, तो ये रजिस्टर के क्रॉस फाइनल करंट है ना। फॉर अ रजिस्टर, देखिए कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज करंट। तो डिस्चार्ज करंट कैपेसिटर की होती है और यहाँ आप निकाला फॉर अ रजिस्टर, फाइनल वोल्टेज इज 400 वोल्ट। सो फाइनल करंट इज V बाई आर इक्वल टू दिस। तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। करंट इतनी होगी लेकिन फाइनल करंट इतनी नहीं होगी, फाइनल करंट जीरो होगा। 20 एम्पियर की मैक्सिमम वैल्यू होगी आई नॉट का मान। जिस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 20 एम्पियर से स्टार्ट करेगी। क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में जो इनिशियल वैल्यू होगी हमारी 20 एम्पियर आएगी और आंसर दिया हुआ है 0, तो ये गलत है। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय भी रजिस्टेंस के क्रॉस जितनी करंट जा रही है वही वही जो है करंट कैपेसिटर के क्रॉस भी जाएगी स्टार्टिंग में, तो वो वैल्यू होगी 20 एम्पियर की। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग केस में भी आपके पास यही ग्राफ है और चार्जिंग के केस में भी आपके पास यही ग्राफ है, दोनों सेम चलेगा। तो ये कुछ बच्चे फिर से ज्वाइन हो रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको ले लें। फिर दूसरे कुछ क्वेश्चंस लिए। चलिए, दिखाई दे रहा है? यस मैम। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट। यस मैम। 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट, तो क्या कौन सा आंसर सही होगा? मैम नहीं दिख रहा है। सी सी कुछ नहीं दिख दिख नहीं रहा रहा है? है। डोंट लुकिंग टू मी।
अब कोई तो बताया कि सी है, ए है, समथिंग, उसको दिख रहा है इसका मतलब। बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। जूल पर कूलाम। जूल प्रति कूलम। ओके चलिए, सी नंबर आपका सही है, तो फट से लगा दिए निशान। फिर ज्वाइन, इन लोग सो के आते हैं बच्चा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मत जाइए, आंसर भी मत देखिए, आंसर बिना देखे पहले अपने क्वेश्चन को जज करिए आप। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखिए जिसको नहीं दिखाई दे रहा है हम बोल रहे हैं उसकी हिंदी भी बोलेंगे, आप सुनिए ध्यान से। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज q इज w, देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज, किसी q अमाउंट पे एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 है, उसको इनफाइनाइट से एक बिंदु तक लाया जाता है जिसकी पॉजिटिव चार्ज q से दूरी x है, वर्क डन w है, तो उस x दूरी पर स्थित पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। मैम कार्य के बराबर होगी। जीरो क्यों होगी? जीरो तो आंसर भी नहीं दिया हुआ है, एक भी ऑप्शन में जीरो नहीं है। कार्य के बराबर होगी, कार्य डब्ल्यू के बराबर। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है w बाई क्यू। क्यू का मान है 1, यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मान हो गया 1, तो v बराबर हो गया w के। ठीक है, तो आंसर नंबर बी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट for any x for a given z, for any y for a given z, on the xy plane for a given z, all of these। अब इसको आप अच्छे से सोच लीजिए थोड़ी देर। मैम हिंदी में भी बता दीजिए। बता रहे बेटा, एक एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में कंसीडर किया गया है, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि जेड डायरेक्शन में एक समान रूप से है। पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा कहाँ पर? फॉर एनी एक्स फॉर अ गिवन जेड, यानी जेड दिया हुआ है तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। वाई दिया है, सॉरी जेड दिया है तो वाई की किसी भी वैल्यू के लिए कांस्टेंट होगा। और सभी पे ऑन होगा, द एक्स, सभी ऑन द कांस्टेंट एक्स होगा। वाई प्लेन फॉर अ गिवन जेड, जेड दिया हुआ है तो एक्स वाई प्लेन पर कांस्टेंट होगा। तो सभी आंसर तो पे आपने कांस्टेंट होगा। आंसर तो देख लिया आपने, डी है, लेकिन क्यों होगा ये समझ में आ रहा है? मैम ये 4 नंबर समझ में नहीं आ रहा है। मैम इसका हिंदी का वर्जन करके बताइए। अभी हिंदी में तो बोल रहे थे बेटा कि जेड डायरेक्शन में मैम नहीं दिख यूनिफॉर्म रहा इलेक्ट्रिक है। फील्ड है। मैम वो कह रहा है कि कह रहा है कि बोलने दोगे? हिंदी बोल तो रहे थे, तुम लोग बोलने लगते हो बीच में। म्यूट करो अपने आप को, जब हम कुछ पूछेंगे तब बताना। जेड डायरेक्शन में एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो विभव कहाँ पर कांस्टेंट होगा? दिए गए जेड के लिए एक्स पर कांस्टेंट होगा, दिए गए जेड के लिए वाई पर कांस्टेंट होगा, या दिए गए जेड के लिए एक्स वाई प्लेन पर कांस्टेंट होगा, या ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी सही है। जेड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप बना लीजिए इसको, ठीक है, आपका एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल को पूछ रहा है, मतलब विभव पूछ रहा है, विभव कहाँ कांस्टेंट होगा। कलर हम दूसरा देखें, यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन है, ओके। तो कह रहा है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर कांस्टेंट है, ऐसी कर रहे हो प्लस कांस्टेंट ऐसे हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कांस्टेंट है तो क्या पोटेंशियल का मान इधर कांस्टेंट होगा? नंबर 1 ऑप्शन है कि पोटेंशियल का मान इधर कांस्टेंट होगा, ये नंबर 2 ऑप्शन है कि पोटेंशियल का मान पूरे एक्स वाई प्लेन पर कांस्टेंट होगा, ये नंबर 3 ऑप्शन है, और नंबर 4 ऑप्शन है कि सभी पर कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन?
मैम हाँ यस मैम मैम समझ आ यहाँ गया। पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो लगेगा क्या कॉन्सेप्ट, कि मैम एक्स वाई प्लेन से जेड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे वो एक चार्ज से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, तो वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पहले रिलेशन आप देख लीजिए। ई इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी आर होता है ना। तो ये क्या था, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट था। ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी होती है पहले बताया था, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द वेक्टर क्वांटिटी बट पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। क्लियर। तो पूछा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल कहाँ कहाँ पर कांस्टेंट होगा, केवल x पर कांस्टेंट होगा, केवल y पर कांस्टेंट होगा, कि पूरे एक्स वाई प्लेन पर कांस्टेंट होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब जगह कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो नहीं पोटेंशियल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, तो पोटेंशियल स्केलर यस क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड से r दूरी पर पोटेंशियल कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक जैसे r दूरी पे कोई पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है किसी चार्ज से। जैसे अगर चार्ज आपका ओरिजिन पर रखा हुआ है, कंसीडर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इस डायरेक्शन में है, फिर कलर चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, कहीं पर भी। मैम कुछ इधर भी दिखाई हो नहीं दे सकता रहा है। है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अगर ना समझ में आए तो बहुत दिमाग मत लगाइए। हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस जेड डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एक्स पर कांस्टेंट होगा कि वाई पर कांस्टेंट होगा या पूरे एक्स वाई प्लेन पर कांस्टेंट होगा। ठीक, तो पोटेंशियल ई इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डी आर। ठीक, या v इक्वल टू होता है ई डॉट डी आर। तो जब डी आर जो आर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमारा चार्ज यहाँ प्रेजेंट है तो इससे आर दूरी एक्स एक्सिस पे भी आगे बढ़ सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी आगे बढ़ सकते हैं, कहीं पे भी ओवरऑल यहाँ 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 कहीं पर भी हम आर डिस्टेंस आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीनों ही कंडीशंस ये सब सही होगा, ऑल ऑफ दिस सही होगा। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे चारों तरफ सही होगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है इधर है, वेव इधर प्रोपोगेट कर रही है। मैम क्वेश्चन है एक। अब इसको छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है तो। नहीं मैम क्वेश्चन इस मतलब जेड डायरेक्शन में चेंज होगा कि नहीं होगा, हमको तो लगता है जेड डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि उधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, जिस ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, विभव कांस्टेंट होता है, वो क्या होगा। आंसर मत देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, देयर कैन बी नो चेंज इनसाइड द रीजन होगा, या बी और सी दोनों करेक्ट होगा। बताइए। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा ही, बताइए लेकिन ये सी वाला नहीं समझ में आ रहा है। मैम। वाला आंसर करेक्ट लग रहा है। मैम इसका हिंदी कन्वर्जन बताइए। अब आधी लाइन के सेंटेंस का हिंदी कन्वर्जन क्या देखोगे, इनका मतलब नहीं पता, रीजन का मतलब नहीं पता, कांस्टेंट का मतलब नहीं पता, कि पोटेंशियल का मतलब नहीं पता। किस क्षेत्र में इन रीजन ऑफ यानी समान विभव वाले क्षेत्र में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा। देखो समान विभव वाले क्षेत्र में पहला
इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र समान होगा, दूसरा वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, तीसरा उस क्षेत्र वैद्युत में क्षेत्र शून्य होगा। उस क्षेत्र में देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड, उस क्षेत्र में इनसाइड डिवीजन मतलब कि उस क्षेत्र के अंदर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा। सही तो है, डी सही है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होगा, क्योंकि E इक्वल टू होता है dV अपॉन dr। V अगर कांस्टेंट हो गया तो एक कांस्टेंट वैल्यू को जब आप किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, जीरो तो ही इस तरीके से इस तरह से बी आपका सही हो गया। देयर कैन बी नो चेंज नहीं है, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, यानी उस रीजन में जहां पर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो नहीं होगा, नहीं और जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए सी भी सही है। तो आंसर डी आर द सही होगा। करेक्ट। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, दोनों सही होगा। यानी जिस क्षेत्र में विभव समान है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा और वहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, कोई क्वेरी है तो चलिए डिस्कस करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्कस कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू ए हायर पोटेंशियल पॉइंट। एक परीक्षण चार्ज को कम विभव वाले क्षेत्र से ज्यादा विभव वाले कम विभव वाले बिंदु से ज्यादा विभव वाले बिंदु की तरफ ले जाया जाता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज विल, जो परीक्षण चार्ज है उसकी स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पहला रिमेन सेम रहेगी, दूसरा इंक्रीज करेगी बढ़ेगी, तीसरा डिक्रीज करेगी मतलब घटेगी, और चौथा बिकम 0 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए। अब बताइए क्या होगा, कैसे होगा? मैम तीसरा होगा डिक्रीज करेंगे सर, क्योंकि मैम ऊंचे मतलब ऊंचे पोटे से कम की ओर घटेगा नहीं सर। कम पोटेंशियल वाले जगह से ज्यादा पोटेंशियल वाले जगह की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, जब वैद्युत विभव को किसी एक बिंदु से मैम दूसरे सी बिंदु तक मैम सी ही होगा मैम इसमें तो घटना एग्जाम। चाहिए। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये मान लो V1 वाली जगह है, ये V2 की जगह है, V1 लेस देन V2 के है। ठीक है, देन आपको पता करना है U1 और U2 में क्या संबंध होगा। मैम U1 जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, मैम मैम हाँ अर्थ जैसे हो बताइए। गया मैम अर्थ। हेलो या हाँ मैम, अर्थ बताइए। जैसे अर्थ एक एग्जाम्पल है मैम। जैसे अर्थ से अगर हम धरती से ऊपर क्यों ले आते हैं तो पोटेंशियल घटता है मैम। पोटेंशियल घटता है तो मैम उसकी स्थिति ऊर्जा घट जाती है मैम। तो वही तो ग्रेविटी यानी पोटेंशियल नीचे धरती पे ज्यादा है भाई। आपको हो क्या? मुझे तो लग रहा है बी सही होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज हमारे पास सेम है, वही टेस्ट चार्ज यहाँ पर भी है, वही टेस्ट चार्ज यहाँ पर भी है, तो चार्ज की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है। नहीं मैम, वी और एक मिनट, तो हमारे हिसाब जो सोच रहे हैं वो देखिए ना, V और W बराबर हो गए, W ही होता है U के बराबर। अगर V को कम वाले से ज्यादा की तरफ ले जा रहे हैं तो U भी तो कम वाले से ज्यादा की तरफ जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल भी तो इंक्रीज करना चाहिए। अब आप बताइए कैसे, कैसे आप क्या क्या कॉन्सेप्ट है? मेरे हिसाब से तो यही मैम था। इसमें इंक्रीज ही होगा। अब इसमें डिक्रीज लिख रहा है तो कैसे डिक्रीज करेगा हमको ये बताइए, नहीं क्योंकि हमारे इंक्रीज कर हिसाब रहे से हैं तो मैम। इंक्रीज करना, नहीं क्योंकि देखिए हम इंक्रीज कर रहे हैं मैम, क्योंकि मैम ऊंचे में वोल्टेज से नीचे वोल्टेज की ओर सर हमेशा घटेगा। नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने आपको समझा दिया कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। क्यों सेम है तो V इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, और W ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जब कम विभव से ज्यादा विभव की तरफ चल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन सही होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। अब अगर आपको लग रहा है कि इसमें आंसर सही दिया हुआ है तो अपना व्यू भी रखिए, हो सकता है हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। नहीं सही है मैम।
इंक्रीज ही करेगा, बी ही कोर्स सही रहेगा। पक्का? नहीं देखिए, कहीं से भी हमने ये कहीं से क्वेश्चन आंसर कहीं से भी लिया है वो मैटर नहीं करता, उसमें भी गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, जरूरी नहीं कि जहां से भी हमने इसको सर्च किया है सही दिया हो वो। इसीलिए तो डिस्कस करने बैठे हैं यहाँ पे, किसी चीज को रटना नहीं है। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है अभी तक पढ़ा, हमको वही अप्लाई करना है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मैम मैम डिक्रीज होगा। सही है डी सी, अगर सी मैम सही है तो मतलब थोड़ा समझाइए ना कैसे सही है सी। मैम सब आंसर देख के बता दे रहे हैं। नहीं तो इसीलिए कह रहे हैं, आंसर देख के बता रहे हैं, लेकिन हम आंसर सी को गलत समझ रहे हैं ना। हमें तो लग रहा है कि बी सही होगा। तो अगर कोई इसीलिए मतलब डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं कि बताइए क्या चक्कर है। अगर किसी को लग रहा है कि आंसर सही लिखा हुआ इसमें, तो उसको जस्टिफाई करिए, अपना मत दीजिए कि कैसे वो सही है। क्योंकि हमारे यस हिसाब से मैम। अगर हम इंक्रीज कह रहे हैं तो हमने अपना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हमने उसको भी रखा है सामने। अगर आप डिक्रीज कह रहे हैं तो आप ये बताइए कि डिक्रीज क्यों कह रहे हैं आप। नहीं, इंक्रीज ही रहेगा, बी ही रहेगा मैम। चलिए ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं ना डिक्रीज करेगा, तो डिस्कस करिए ना। यहाँ पे हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं ना। यस मैम। अगर अगर आपको लगता है कि सी सही है, तो जितना मतलब हम सोच पा रहे थे, तो हमारे हिसाब से तो हमें सी गलत लग रहा है। अब आपको लगता है सी सही है, तो यहाँ पे कोई गलत सही कोई नहीं है। बस जस्ट पुट योर व्यू हियर, अपना अपना व्यू यहाँ पे रखिए। दोनों तरह के व्यू को जब कंपाइल करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा ही। क्योंकि अगर जब हम इसको आपके उसमें पोस्ट करेंगे स्टडी मटेरियल में, तो सही करके रखना पड़ेगा ना। वहाँ पे सच दे देंगे तो आप कहेंगे कि इसमें सी सही है, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। क्लास में ये डिस्कस हुआ तो मैडम फिर से यही उठाकर दे दी। मैम इंक्रीज करेगा। अच्छा आप लोग भी आपस में अच्छा इसके बारे में थोड़ा आप सोचिएगा। हो सकता है कि शाम बार में कुछ अगर डिक्रीज करने का ऑप्शन सही अगर है तो शायद कुछ क्लू निकल आए, हम भी सोचेंगे। तो इसको रखते हैं कल के लिए, ठीक है? आज की डेट पर ये सही है। अगर मैम डिक्रीज क्योंकि डेल्टा मैम क्योंकि डेल्टा P इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल होगा, तो अब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल देन फाइनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द इनिशियल पोटेंशियल, देन डेल्टा P इज ग्रेटर देन 0, देन विल बी आंसर इंक्रीज होगा। हाँ यही तो हम भी कह रहे हैं कि V1 लेस देन V2 Yes, के है ma'am. तो U1 भी लेस देन U2 के होगा। यस मैम। U1 लेस देन U2 है तो U2 ज्यादा हो ही गया। हाँ बताइए। मैम इसमें डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैम इसमें इंक्रीज करेगा क्योंकि डिक्रीज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता है। डिक्रीज का कोई क्लू ही नहीं बन रहा है, कैसे होगा वही Yes, कह रहे हैं। ma'am. किसी को लगता है, किसी को लग रहा है कि डिक्रीज सही है अगर इसमें, क्योंकि अगर कहीं से लिया है और किसी ने अगर कहीं गूगल पे या कहीं भी डाल रखा है तो कुछ सोच कर डाला होगा। तो ये भी नहीं लगता है डायरेक्टली उसकी बात को हम डिनाई कर दें। तो ये सोचने के ऊपर मतलब बाध्य कर रहा है कि ये क्या होगा। इसीलिए आप इसको सोचिएगा, हो सकता है। हाँ बताइए। जैसे दिया हुआ है तो सही तो दिया होगा, क्या गलत तो थोड़ी देगा, नहीं लेकिन कभी हाँ किताबों में भी तो कभी कभी गलत दे दिया होता है। हेलो दिया मैम। है तो इसलिए। हाँ बताइए बताइए, बोलिए। मैम मुझको सही लग रहा है मैम। मैम हाँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल, मतलब नीचे से हाँ ऊपर जाएगा। तो जो ठीक ठीक। ग्रेविटेशनल तो जो डिक्रीज होगा मैम। ये बेटा ये ग्रेविटेशनल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। हम इलेक्ट्रिक बता फील्ड रहे में, हैं। लेकिन हाँ हम इलेक्ट्रिक ये फील्ड अच्छा में हैं। मैम आगे बढ़िए, इसको रहने दीजिए। और ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों का कॉन्सेप्ट चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड का, कॉन्सेप्ट वही है दोनों का। ठीक है, अलग नहीं है।
तो मतलब वो सी अगर सही लग रहा है फिर से एक बार डिस्कस करिए, क्या कह रहे हैं आप? ये हुआ मैम। नहीं, हम सुनेंगे आपकी बात, आप बताइए ना मैम क्या कह रहे हैं। एनर्जी बढ़ने पे डिक्रीज होता है ना आगे जाने पे। यहाँ पे इसीलिए क्या तो कह मैं रहा बोल है रहा हूँ जब जब लोअर टू हायर जा रहा है नहीं, एनर्जी तो डिक्रीज कर, सॉरी, एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल हो, पोटेंशियल भी 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी का भी यही हिसाब है, बताइए। दोनों दोनों का रिलेशन तो सेम है, दोनों ही तो ऐसा है। अगर आर इंक्रीज करने, यहाँ पे आर इंक्रीज करने की बात ही नहीं कर रही है, यहाँ पे कहा है कि कम विभव वाली जगह से ज्यादा विभव वाली जगह पे जा रहा है, कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल चार्ज क्या होगा? फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ का v कम है, ये पॉइंट है, यहाँ का v ज्यादा है, ये v1 है, ये v2 है, तो v1 लेस देन v2 की कह दिया। यहाँ पर जो पहला वाला पॉइंट है, यहाँ का मान लिया पोटेंशियल एनर्जी u1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी u2 है, ठीक है। तो जिस प्रकार से v जो है इस पॉइंट से इस तरफ जा रहा है, तो ये भी उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो जो भी रिलेशन इस पे अप्लाई होगा वही इस पर भी तो अप्लाई हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना चार्ज। चार्ज से कोई मतलब ही नहीं, चार्ज तो वही है दोनों जगह पे, तो दोनों जगह के लिए चार्ज में कोई वेरिएशन तो हो नहीं रहा है, तो चार्ज के ऊपर क्यों कंसंट्रेट करेंगे? जब चार्ज भी वेरी कर रहा होता, अलग अलग टेस्ट चार्ज की बात करते तब तो हम सोचते हैं। अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, हम ये कैसे करें डिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है? बात हो रही है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। अगर हम किसी पॉइंट को ओ को कंसीडर करते हैं, उससे अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं, उसी से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो हो सकता है कि वो वाला दूसरा वाला पॉइंट ओरिजिन से पास में हो और पहला वाला पॉइंट ओरिजिन से दूर में हो। तो यहाँ पर ये आर को हमें कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि आर हमें नहीं पता चल रहा किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमें केवल ये गिवन है कि फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट। तो लोअर पोटेंशियल पॉइंट पे क्या, सॉरी, हाँ, लोअर पोटेंशियल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकालना है, और हायर पोटेंशियल पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। यानी हमें u और v के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जब u और v के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, तो जो u में वेरिएशन होगा, यहाँ पे v u की इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, v तो u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, ये तो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट करने लगा, आपको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है? यस मैम। पूरी आवाज? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा तो हुआ है, आप इसको पढ़िए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल, यानी कोई मेटल, मतलब क्या कहेंगे हिंदी में? कोई पदार्थ। धातु तो कुछ भी होता है, हाँ धातु होगा। धातु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, 1 होगा अथवा 10 होगा। रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आवाज पे मत जाइए, आप केवल आंसर क्वेश्चन देखिए। इनफिनाइट होगा नहीं, इनफाइनाइट होगा मैम। मैम अनंत होगा। अभी कल ही तो डिस्कस किया था, फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल k इक्वल टू इनफाइनाइट, कल या परसों। तो ये इसका सही आंसर। When air is replaced by a dielectric medium of constant k, air is replaced by a dielectric medium for a constant k, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance increases k times, remains unchanged, decreases k times, increases k inverse times। क्या सही होगा? मैम हिंदी में बताइए। किसी भी डाइलेक्ट्रिक के टाइम डिक्रीज करेगा। अभी आंसर मत दीजिए, पहले हिंदी बोलने दीजिए। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई भी, अरे यार,
मैम इतना नहीं। डायलेक्ट्रिक मीडियम में बहुत ज्यादा हो रहा है डिफ्लेक्टर, रुक जाओ। हेलो, ठीक है। यस मैम। चलिए चलिए फटाफट करते हैं। जो क्वेश्चन बच्चे बता रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच का जो मीडियम है, पहले यहाँ पर एयर था। और नहीं लगा। आवाज सही नहीं आ रही। ऐसा है, एंड करते हैं, फिर से रिज्वाइन करिए। सब म्यूट हो जाइए। अब दिख रहा है? आवाज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही? मैम अच्छी आ रही भैया। आप म्यूट हो जाइए। तो सेकंड क्वेश्चन ये बताया था, क्वेश्चन नंबर 12 में दिखाई दे रहा है। इसमें कह रहा है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम में पहले एयर था। गड़बड़ा रहा है फिर से। हेलो, when air is replaced by a dielectric medium of constant K, पहले एक ऐसा मीडियम था जो वहां पे केवल एयर था, उसके बाद उस एयर की जगह पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया जहां पर जिसका कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो दो चार्जेस रखे हुए हैं, उनके बीच का मैक्सिमम फोर्स के बीच में क्या असर पड़ेगा। मतलब दो चार्जेस पहले एयर में रखे हुए थे, फिर उन दो चार्जेस को डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वहां पर रख दिया गया। तो उनके बीच जो फोर्स पहले लग रहा था एयर में और अब जो लग रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में जो फोर्स है वो K टाइम्स इंक्रीज करेगा, कोई चेंज नहीं होगा कि K टाइम्स डिक्रीज करेगा या K इनवर्स टाइम्स इंक्रीज करेगा। मैम के इनवर्स टाइम डिक्रीज करेगा क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पक्का आप निकाल सकते हैं कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जानते हैं, F प्रोपोर्शनल होता है F इक्वल टू 1 अपॉन K के। ठीक है, यस। तो ये मान लीजिए ये सेकंड केस में है। पहले केस में आपका है F1 इक्वल टू 1 अपॉन पहले एप्सिलॉन नॉट K होगा, दूसरे में हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे आप। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, K ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। आपका आ जाएगा F1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू K टाइम्स F1 इज इक्वल टू आएगा K F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू K हो जाएगा। F1 इज इक्वल टू K F2 होगा, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन K हो जाएगा, होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K टाइम्स, यानी सॉरी F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन K। F1 अपॉन K का क्या मतलब है, यानी F1 का यानी K टाइम्स डिक्रीज करेगा, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे KF आता तो K टाइम्स इंक्रीज करेगा, 1 अपॉन K आ गया, इसका मतलब K टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। आप ये मत समझिए इंक्रीजेस K इनवर्स टाइम, हाँ ये भी सही है। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पे ये K इनवर्स F हो जाएगा, K इनवर्स F1 हो जाएगा। तो K इनवर्स रिमेन्स एंड डिक्रीजेस K टाइम, ये दोनों का मतलब सेम ही तो है। यस मैम। दोनों का मतलब सेम है। K इनवर्स टाइम इंक्रीज करे या K टाइम डिक्रीज करे, बात एक ही है। दोनों C और D दोनों होगा। इसमें आंसर सी लगा के कंफ्यूज कर रहा, दोनों का मतलब वही है, K टाइम्स डिक्रीज करना या K इनवर्स टाइम इंक्रीज करना, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, दोनों आंसर सही होंगे इसमें। अगर इसमें ये उल्टा लिख दिया होता
कि के इनवर्स टाइम, इसको के इनवर्स टाइम डिक्रीज लिखना चाहिए था, तब खाली सी वाला आंसर सही होता। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया, यहाँ पे डिक्रीजेस होना चाहिए था। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता इंक्रीज करेगी कब? पहला दे रहा ऑप्शन, एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज, यानी ए जो है पहला क्वेश्चन, पहला बोलने दीजिए, जिसने पढ़ लिया ठीक है। पहला कह रहा है कि ए डिक्रीजेस, दूसरा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, दूसरा कह रहा है डी इंक्रीजेस। एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज, एरो डाउनवर्ड का मतलब डिक्रीज। एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज्ड, सी कह रहा है ए इंक्रीज कर रहा है, और डी कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के आपका डिक्रीज कर रहा है। ये चार ऑप्शन है आपके। पहले कैपेसिटी कब इंक्रीज करेगा? आपको पता है सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, ये होता है। अब इसमें कह दिया कि डी का मान इंक्रीज कर रहा है, जब डी का मान इंक्रीज करेगा तो सी का मान इंक्रीज करेगा? कभी नहीं इंक्रीज करेगा। डी इंक्रीज करेगा तो सी घटेगा, क्योंकि डी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी कौन सा कहाँ गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, तो बी गलत हो गया। ए क्या कह रहा है, ए इंक्रीजेस। अगर ए डिक्रीजेस कह रहा है, ए डिक्रीज करेगा तो सी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए भी गलत हो गया। सी कह रहा है एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो इंक्रीज करेगा, जब ए इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली सी भी इंक्रीज करेगा, तो बी सी नंबर सही है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस, अब के डिक्रीज करेगा तो भी सी डिक्रीज करेगा। ठीक, तो यहाँ पे एकदम क्लियर है, सारे आंसर्स, सारे ऑप्शंस एकदम क्लियर कट बता रहे हैं कि ए बी एंड डी गलत है और सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ओके। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है। तो सी सही होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, 14। A parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volt, यानी एक कैपेसिटर को V वोल्ट तक चार्ज किया जाता है। After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of the capacitor is increased using an insulating handle. पहले क्या किया गया कि कैपेसिटर को V वोल्ट तक चार्ज किया गया, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और कैपेसिटर के प्लेट के बीच की डिस्टेंस को एक इंसुलेटिंग मटेरियल की सहायता से इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डू नॉट चेंज, बिकम जीरो। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में बढ़ेगा, घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। मैम इंक्रीज करेगा। हिंदी वाले बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है, नो मैम। किसी भी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में उसको पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसके बाद कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल बैटरी को हटा लिया जाता है। हटाने के बाद कैपेसिटर की प्लेट्स को इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालकर उसके प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करके प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है। तो क्या होगा? कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा, घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा, जीरो होगा। मैम इंक्रीज समझ में आ होगा। रहा है कि नहीं क्वेश्चन? इंक्रीज होगा, आंसर में देख लिया क्यों इंक्रीज होगा। मैम बता रहे हैं। मैम इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। मैम एक भी मुझे फिर से हिंदी बताओ, कितना हिंदी तुम लोग को चाहिए? पहला प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र को V वोल्ट तक चार्ज किया जाता है, उसके बाद बैटरी को हटा लिया जाता है। ठीक, बैटरी को हटा लिया गया
फिर कैपेसिटर की प्लेट को खिसका दिया गया, उनके बीच की दूरी बढ़ा दी गई। और दूरी कैसे बढ़ाई गई? दूरी बढ़ाने के लिए उनकी प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की सहायता से प्लेटों को खिसका दिया गया, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल जैसे ही टच करेंगे प्लेटों के बीच में, तो एक चीज आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की सहायता से प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया गया है। दोनों बात में अंतर है, इस बात को समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो? नहीं मैम। जी मैम। देखिए, अब ध्यान से सुनिए पहले। अगर ये कह देता कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालकर इंसर्ट करके प्लेट्स की भी दूरी, देखिए पिक्चर बनाते हैं। पहले आपका डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर ये था, 20 वोल्ट तक चार्ज किया गया। उसके बाद जिस बैटरी से भी इसको कनेक्ट करके 20 वोल्ट तक चार्ज किया गया था, उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिया गया। बैटरी को रिमूव कर दिया और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ा दी गई। किसको यूज करके? यूजिंग एंड इंसुलेटिंग हैंडल। इंसुलेटिंग मतलब जो कि अचालक हो, ठीक है। एक अचालक हैंडल की सहायता से इनके प्लेट्स की दूरी पहले इतनी थी, अब इसको बढ़ा दिया गया। ये नहीं कहा गया कि अचालक मटेरियल को इसके अंदर भर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिए। अचालक मटेरियल की सहायता से, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का चिमटा लिया, लकड़ी के चिमटे की सहायता से चिमटे को डाला और इसके बीच में धक्का देके प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ा दी गई। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ। हेलो? हाँ मैम। यस मैम। अब क्या है कि उस चिमटे को इसके अंदर प्लेस नहीं किया गया है। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। उस चिमटे को इसके अंदर प्लेस नहीं किया गया है। उस चिमटे की सहायता से केवल और केवल, माइक म्यूट कर लीजिए बच्चों प्लीज। अंकुर यादव अपना माइक म्यूट करो भाई। ठीक है, अगर हम इंसर्ट कर देते तो के का मान बढ़ जाता, ठीक है, सी की वैल्यू भी उस समय बढ़ रही होती और क्यों भी। लेकिन इसमें केवल और केवल इतना ही कहा गया है कि केवल इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज किया गया है। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब इंसुलेटिंग हैंडल को यूज करके कैपेसिटर की प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाई गई है। तो केवल डी पर कंसंट्रेट करेंगे, ये मत सोचिए कि इसके अंदर के मटेरियल को इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमारे पास C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D के होता है। हम यहाँ पे K पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि K नहीं बढ़ाया गया है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करके इसलिए इसको डिस्टेंस बढ़ाया गया है, क्योंकि अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को यूज करके D बढ़ाते तो कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टर होने की वजह से इसकी प्लेट्स पर जो चार्जेस रहते वो कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज चला गया होता। इस बात को समझ रहे हैं? आपको ज्यादा समझाते हैं तो आप नहीं समझते हैं, इसीलिए सोचते हैं कम समझाया करें। प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर हम एक मेटेलिक शीट यूज करते हैं कैपेसिटर की प्लेट की दूरी को बढ़ाने के लिए, तो जो मेटल होता है, मेटल क्या होता है, वो आराम से तुरंत चार्जेस को अपने अंदर ले लेता, खींच लेता। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो चार्ज स्टोर हुआ है वो कम हो जाता, वो चार्ज दूसरे मेटल में भी चला जाता। लेकिन एक इंसुलेटिंग मटेरियल लिया गया है, उसकी सहायता से दोनों प्लेटों को पकड़ के खींच के उनके बीच की दूरी बढ़ा दी गई, फिर चिमटे को हटा लिया गया, लकड़ी के चिमटे को। इससे क्या हुआ कि चाहे पहला केस रहा हो कम दूरी वाला और चाहे ज्यादा केस रहा हो ज्यादा दूरी वाला, दोनों ही केस में इसके ऊपर अगर क्यू चार्ज प्रेजेंट था तो यहाँ पर भी क्यू चार्ज ही प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ की दूरी मान लिया D है और यहाँ की दूरी मान लिया D1 हो गई, तो D1 इज ग्रेटर देन D के हो गया, ठीक। चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि एक इंसुलेटिंग मटेरियल की सहायता से इनके बीच की दूरी को बढ़ाया गया है, ठीक है, क्लियर है। इसको V वोल्ट तक चार्ज किया गया था पहले केस में। तो अब पूछ रहा है कि V डैश का मान क्या हो जाएगा, यानी इनके प्लेट के बीच की दूरी जब बढ़ा देंगे तब V पर क्या चेंज होगा, क्या V डैश बढ़ जाएगा
वी डैश घट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा या जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। हाँ या ना? तो Yes, क्वेश्चन ma'am. पूरी तरह से Yes, क्लियर ma'am. है? तो अब हमें Yes, वी ma'am, और समझ वी में डैश आया। में बढ़ जाएगा, अब क्वेश्चन ये है इंक्रीज वी होगा और ना। वी डैश, ठीक है, तो हमारा जो एम है, हमारा एम है वी और वी डैश के बीच का रिलेशन निकालना। तो v ग्रेटर देन v डैश होगा कि v लेस देन v डैश होगा, या v इज इक्वल टू v डैश होगा, या v इज इक्वल टू 0 होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? यस v ग्रेटर देन v मैम डैश, इंक्रीज क्यों? होगा क्यों मैम क्योंकि इंक्रीज होगा पैरेलल मैम, प्लेट क्योंकि जब मैम दूरी बढ़ रहा है इसीलिए वो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो हम मैम जब हमें अकॉर्डिंग टू सिंपल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, जब हम कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालते हैं पैरेलल प्लेट के लिए तो एक मिनट, अगर आप सिंपली ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो ये तो कहीं के लिए भी सही था। तो हमने कैपेसिटर क्यों यूज कर रहे हैं? कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कैपेसिटर सी और वी के बीच के रिलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। सीधे सीधे आर पे मत जाइए, क्योंकि हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो ये तो जनरल इक्वेशन होगा किसी भी पोटेंशियल के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है कैपेसिटर, और कैपेसिटर का पहले वोल्टेज था V, बाद में उनके बीच की दूरी बढ़ा दी गई, अब कैपेसिटर के बीच का वोल्टेज हो गया V डैश। तो हमें कहीं ना कहीं V और C के बीच के रिलेशन को ध्यान रखना पड़ेगा कि D के चेंज होने से C पे पहले क्या असर पड़ेगा, फिर C के हिसाब से V को निर्धारित करेंगे। डायरेक्टली D और V में रिलेशन मत खोजिए, गलत भी हो सकता है इससे। ठीक है, हो सकता है कि आपका आंसर सही निकल आए, लेकिन हर केस में ये चीज आपको गलत डायरेक्शन पे ले जा सकती है। तो पहले हम सी को देखेंगे, सी पे क्या असर पड़ेगा। तो सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है। ठीक, तो सी डैश का मान क्या हो जाएगा? अगर डी इंक्रीज करेगा तो सी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सी डैश इज लेस देन सी के हो जाएगा। क्लियर? अब सी और वी का क्या रिलेशन, ये देखिए। चार्ज भी चूंकि सेम है, v इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन सी के, ये होता है। Q सेम है दोनों केस में, तो जब c का मान घट गया, देखिए c डैश इज लेस देन c के था, जब c का मान घट गया तो v का मान क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर? जी मैम। और बच्चे बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस मैम। जी मैम। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन को जबरदस्ती बीच में इंसुलेटिंग हैंडल लगाकर कंफ्यूज कर दिया गया है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते थे कि कैपेसिटर को V वोल्ट तक चार्ज किया गया है और उसके बाद कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो V पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है कि चार्जिंग बैटरी को हटा दिया गया, फिर उनके बीच की दूरी को इंसुलेटिंग प्लेट हैंडल लगाकर इंक्रीज कर दिया गया, तो बच्चा इसमें घूमता रहेगा कि इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस कर दिया गया है। तो सी की वैल्यू के अपॉन डी के प्रोपोर्शनल होती है, तो के भी बढ़ रहा है, डी भी घट रहा है, सी पे क्या असर पड़ेगा? सी कांस्टेंट हो जाएगा। सी कांस्टेंट हो गया तब फिर क्या होगा, मतलब जबरदस्ती भ्रमित करने के लिए डाला गया है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। डी क्यू कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में, सी प्रोपोर्शनल टू 1/d के होगा, डी इंक्रीज कर रहा है इसलिए सी डिक्रीज करेगा, और वी सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब सी डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब वी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, इसलिए बी नंबर सही होगा। क्लियर? अब यस मैम। आगे खत्म हो गया, यस मैम। चलिए